हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेमेस्टर 5 के हिस्ट्री ऑनर्स के क्वेश्चन पेपर को। ये कोर 11 है आपका। देख लीजिए, यहाँ पर पेपर का नाम भी दिया हुआ है, सेलेक्ट थीम्स ऑन कॉलोनियल इम्पैक्ट इन इंडिया इकोनॉमी एंड सोसाइटी। ये आपका पेपर का नाम है। उसके बाद देखिए, पहला जो है 1 मार्क्स का क्वेश्चन, जो 5 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन भी अवेलेबल है। पहला जो क्वेश्चन है ए नंबर, बाई विच एक्ट द गवर्नर ऑफ बंगाल, यहाँ पर 2 टर्म है, देख लीजिए, गवर्नर ऑफ बंगाल बिकेम द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। इतना का ही डिफरेंस है, पहले था गवर्नर ऑफ बंगाल और अब हो गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो किस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा? तो ये रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू लाया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। तो इसका आंसर होगा रेगुलेटिंग एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एक्ट एंडेड ईस्ट इंडिया कंपनीज मोनोपोली इन ट्रेड विथ इंडिया? किस एक्ट ने कंपनी का जो व्यापार का एकाधिकार प्राप्त था कंपनी को, कि कंपनी ही व्यापार करते थे यहाँ से, वो उस एकाधिकार को समाप्त कर दिया किस एक्ट ने? तो ये होगा 1813 का जो चार्टर अधिनियम आया था, चार्टर अधिनियम 1813, उसके द्वारा। तो 1830 का चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज परमानेंट इन द परमानेंट सेटलमेंट? परमानेंट सेटलमेंट में कौन सी चीज स्थायी थी? तो स्थायी बंदोबस्त में जो राजस्व था, इसका उत्तर होगा राजस्व को स्थायी कर दिया गया था, यानी जो वसूली होता था उसे स्थायी कर दिया गया था। डी नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, नेम द बंगाली आईसीएस हु इज फेमस फॉर हिज क्रिटिक ऑफ कॉलोनियल इकोनॉमी इन हिज सेमिनल वर्क। उस एक बंगाली आईसीएस ऑफिसर का नाम लिखें जिसने भारत की आर्थिक व्यवस्था के ऊपर, यानी कॉलोनियल इकोनॉमी, औपनिवेशिक काल में जो आर्थिक व्यवस्था थी उसके ऊपर आलोचना किया था। तो इसका उत्तर होगा आरसी दत्ता, रोमेश चंद्र दत्त। आरसी दत्त इसका आंसर है। यहाँ पर देख लीजिए, आरसी दत्ता, ठीक है, रोमेश चंद्र दत्त आंसर है। नेक्स्ट है, इन विच ईयर वॉज द हिंदू विडोज रिमैरिज एक्ट पास्ड? किस ईयर में हिंदू रिमैरिज विडो एक्ट जो था, वो हिंदूज विडो रिमैरिज एक्ट जो था उसे पास किया गया था? तो 1856 में, 1856 में। इसका आंसर होगा 1856 में हिंदू विडोज रिमैरिज एक्ट को पास किया गया था। नेक्स्ट है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ द फराइजी मूवमेंट इन ईस्टर्न बंगाल? जो फराइजी आंदोलन था उसके फाउंडर कौन थे ईस्टर्न बंगाल में? तो इसका आंसर होगा हाजी शरीयतुल्लाह, हाजी शरीयतुल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द आर्य समाज फाउंडेड? यानी आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी? तो 1875 में दयानंद सरस्वती ने किया था। 1875 में, 1875 में। एच नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, राइट द नेम ऑफ 2 टाउन्स ऑफ महाराष्ट्र वेयर ब्रांचेस ऑफ प्रार्थना समाज वॉज ओपन। प्रार्थना समाज के जो शाखाएं खोली गई थी, महाराष्ट्र के 2 ब्रांचेस का नाम लिखना है। तो बॉम्बे एंड पूना, बम्बई में भी था और पूना में भी था। अब हम लोग आ जाते हैं 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन पर। पहला जो क्वेश्चन है ए नंबर, व्हाट इज द ओरिएंटलिज्म? जो प्राच्यवाद है क्या है? तो देखिए, जब कॉलोनियल रूल था तो यहाँ पर शिक्षा को लेकर 2 तरह के विचारों को व्यक्त किया गया था। एक जो थे वो पक्ष में थे कि अंग्रेजी शिक्षा दी जाए, अंग्रेजी माध्यम में दी जाए, और जो दूसरा पक्ष था वो इस विचार में थे, या इस पक्ष को फेवर करते थे कि जो देसी शिक्षा है उसे दिया जाए। यानी यहाँ पर प्राच्यवाद का संबंध हम इससे लगा सकते हैं कि ऐसी शिक्षा जिसमें पारंपरिक और वर्नाकुलर भाषा में, यानी देसी भाषा में शिक्षा दी जाए, ऐसी सोच का वकालत किया गया था प्राच्यवादियों द्वारा, जिसमें विलियम जॉन्स, जेम्स प्रिंसेप, चार्ल्स विल्किंसन, ये सारे प्राच्यवादी ही थे, जो प्राच्यवाद के समर्थक थे कि शिक्षा को है वो पारंपरिक पौराणिक रूप से वर्नाकुलर, यानी देसी लैंग्वेज में, लोकल लैंग्वेज में दिया जाए।
नेक्स्ट है क्वेश्चन है व्हाट इज दस्तक। दस्तक क्या है? तो दस्तक एक प्रकार का अधिकार पत्र था जो कि 1717 ईस्वी में फर्रुखशियर द्वारा अंग्रेजी कंपनी को दिया गया था, और इसके अकॉर्डिंग, दस्तक के अकॉर्डिंग, उन्हें बिना टैक्स के व्यापार करने की छूट थी। ये बंगाल वाले रीजन में ही था, फर्रुखशियर द्वारा दिया गया था। व्हाट डू यू मीन बाई ड्रेन ऑफ वेल्थ? ड्रेन ऑफ वेल्थ से आप क्या समझते हैं? यानी जो धन निकासी है उसे आप क्या समझते हैं? धन निकासी का जो सिद्धांत था। तो ड्रेन ऑफ वेल्थ एक थ्योरी है जो कि दादा भाई नौरोजी द्वारा दिया गया था, और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये कहा गया था कि भारत का जो धन है वो बहकर नालियों के में जिस तरह से पानी बहकर जाता है, उसी तरह यहाँ से धन जो है वो बहकर कहाँ जा रहा है? विदेशों में जा रहा है, यानी इंग्लैंड में जा रहा है। इंग्लैंड के जो भी अधिकारी है यहाँ से भारत के रिसोर्सेज से जो पैसे कमाते हैं या जो भी उन्हें प्राप्ति होती है, वो सारा वो कहाँ चला जाता है? इंग्लैंड में चला जाता है। यानी यहाँ का जो पैसा है वो बहकर विदेशों में जा रहा है। यही थी ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी जो कि दादा भाई नौरोजी द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाई महालवाड़ी सिस्टम? महालवाड़ी व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? तो महालवाड़ी व्यवस्था ये भी एक लैंड सेटलमेंट था, ये एक भूमि व्यवस्था था, क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत बड़ी व्यवस्था है। तो आपको यहाँ पर 2 मार्क्स में लिखना है, तो जस्ट 2 से 3 लाइन में इसे लिखना होगा कि महालवाड़ी व्यवस्था एक भूमि व्यवस्था थी जिसमें संपूर्ण महाल को एक इकाई मान लिया जाता था। महाल का मतलब यहाँ पर है विभिन्न गाँव के समूह। संपूर्ण महाल को एक इकाई मान लिया जाता था और महाल के प्रधान से ही टैक्स वसूली किया जाता था। तो यह है महालवाड़ी व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द फेमस बुक रिटन बाय जेम्स मिल ऑन इंडिया एंड मेंशन द ईयर ऑफ इट्स पब्लिकेशन। जेम्स मिल ने एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखा था, वो था अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, और ये पब्लिश हुआ था 1817 में, 1817 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज मैनेजिंग एजेंसी हाउस? ये मैनेजिंग एजेंसी हाउस क्या है? ये जो टर्म आया है मैनेजिंग एजेंसी हाउस, ये देखिए अभी हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया कि 1813 के एक्ट के तहत मोनोपोली जो थी ईस्ट इंडिया कंपनी की ट्रेड को लेकर, उसे समाप्त कर दिया गया। तो जैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया गया, तो जाहिर सी बात है और जो व्यक्तिगत रूप से अपना व्यापार कर रहे थे ट्रेडर्स वो आए, यानी लाइसेंस उन्हें दिया गया कि आप व्यापार कर सकते हैं, जो कि पहले सिर्फ कंपनी ही करती थी, लेकिन अब व्यक्तिगत रूप से इंडिविजुअली अगर कोई एक व्यापारी चाहे तो प्राइवेट रूप से अपना व्यापार, निजी व्यापार वो कर सकता था। तो ये लाइसेंस्ड प्राइवेट ट्रेडर होते थे, इन्होंने अपने ट्रेड को अच्छे तरह से करने के लिए एक ट्रेडिंग पार्टनरशिप बना लिया था। तो ये जो ट्रेडिंग पार्टनरशिप था जो कि लाइसेंस्ड प्राइवेट ट्रेडर के द्वारा बनाया गया था, यही ट्रेडिंग पार्टनरशिप जानी जाती है एजेंसी हाउस के नाम से, एजेंसी हाउस के रूप में जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम 2 सोशल रिफॉर्मर्स ऑफ वेस्टर्न इंडिया। सोशल रिफॉर्मर वेस्टर्न इंडिया यानी पश्चिमी इंडिया का बात किया तो आप महाराष्ट्र के 2 सोशल रिफॉर्मर का आप यहाँ पर नाम दे सकते हैं, जिसमें 2 प्रमुख नाम है आत्माराम पांडुरंग और एक गोविंद रानाडे। और भी बहुत सारे थे, यहाँ पर 2 ही नाम लिखना है, तो आप आत्माराम पांडुरंग और गोविंद रानाडे ये लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु फाउंडेड द साधारण ब्रह्म समाज। साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? चूंकि ब्रह्म समाज की स्थापना तो राजा राम मोहन रॉय ने की थी, लेकिन आगे चलकर ये कुछ भागों में बढ़ जाता है जिसमें साधारण ब्रह्म समाज एक है। तो साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना आनंद मोहन बोस का योगदान था। आनंद मोहन बोस और शिवनाथ शास्त्री भी थे, ये लोग ने मिलकर साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की। अब देखिए यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन है, जस्ट क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन का पूरे आंसर को यहाँ पर बोलना मुश्किल है। पहला क्वेश्चन जो है हाउ वाज द ईस्ट इंडिया कंपनीज मोनोपोली ओवर ट्रेड एबॉलिश्ड बाय द रिन्यूअल ऑफ द चार्टर एक्ट। यहाँ पर भी वही क्वेश्चन है कि किस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एकाधिकार था व्यापार को लेकर, जो मोनोपोली थी व्यापार को लेकर, उसे कैसे रिन्यूअल किया गया चार्टर एक्ट के द्वारा। ठीक है, ट्रेड को लेकर जो एबोलिस्ट कर दिया गया था उसको कैसे रिन्यूअल किया गया चार्टर एक्ट के द्वारा। देखिए 1813 में के अधिनियम के द्वारा उसे समाप्त कर दिया गया था, लेकिन फिर 1833 का अधिनियम था उसमें हम देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ 1813 के ही अधिनियम में जब मोनोपोली हटाई गई तो बहुत सारी चीज़ों
से व्यापार का एकाधिकार समाप्त हो गया, लेकिन जो चीनी व्यापार था, चीन के साथ जो व्यापार था, उस पर मोनोपोली अभी भी बनी हुई थी और एक आध दो चीज़ों पर मोनोपोली अभी भी बना हुआ था। नेक्स्ट है डिस्कस इन ब्रीफ द सेलिएंट फीचर ऑफ द रैयतवाड़ी सिस्टम। रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में लिखना है। ये भी एक लैंड सेटलमेंट था, तो रैयतवाड़ी व्यवस्था के ऊपर आप एक शॉर्ट नोट्स यहाँ पर लिख दीजिए कि किस तरह रैयतों से ही अब डायरेक्ट स्टेट टैक्स वसूलने लगा। जमींदार यहाँ बिचौलिए नहीं थे और बहुत सारे नियम तय किए गए थे कि 10 साल के बाद, 20 साल के बाद हमेशा रिन्यूअल किया जाता रहेगा। भूमि के पैमाइश के आधार पर, भूमि का मापजोक के आधार पर किस तरह से लगान को तय किया गया, रैयतों से लिया गया। तो वो एक पूरा आंसर आपको रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में यहाँ पर लिखना है। किसके द्वारा लाया गया रैयतवाड़ी व्यवस्था, किस क्षेत्र में पहले लाया गया, इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वर द मेन कॉन्स्टेंट्स टू द ग्रोथ ऑफ द मॉडर्न इंडस्ट्री इन द कॉलोनियल इंडिया। औपनिवेशिक इंडिया में जो मॉडर्न इंडस्ट्री था उसके ग्रोथ में कौन सी चीज़ें बाधाजनक थी, उसके बारे में लिखना है कि क्यों यहाँ पर मॉडर्न इंडस्ट्री पनप नहीं पा रही थी, क्या बाधाएं थी औपनिवेशिक इंडिया में जब अंग्रेजों का यहाँ शासन था। नेक्स्ट डी नंबर पर आते हैं डिस्कस द फैक्टर्स दैट लेड टू सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स इन कॉलोनियल इंडिया। उन सभी कारणों के बारे में आप बताइए जिस वजह से कॉलोनियल इंडिया में एक सामाजिक सुधार आंदोलन आया। वो सारे कारणों को, यानी सामाजिक सुधार आंदोलन के कारणों को यहाँ पर आपको लिखना होगा कि कौन कौन से तत्व, कौन कौन से फैक्टर जिम्मेदार थे जिन्होंने सामाजिक आंदोलन को जन्म दिया। नेक्स्ट है वाई एंड हाउ डिड द टीचिंग ऑफ रामकृष्ण परमहंस अट्रैक्ट द अर्बन मिडिल क्लास। जो अर्बन मिडिल क्लास है, यानी जो शहरी मध्यम वर्ग के लोग थे, वो किस तरह से रामकृष्ण परमहंस के उपदेशों से या उनकी शिक्षा से आकर्षित हुए, उसके बारे में लिखना है। आपको एक क्वेश्चन यहाँ पर करना होता है फॉर आंसर एनी वन क्वेश्चन यहाँ पर, लेकिन आप तीनों क्वेश्चन को समझ लीजिए। डिस्कस द लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ऑफ द परमानेंट सेटलमेंट ऑन द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ बंगाल। इफेक्ट्स लिखना है परमानेंट सेटलमेंट का बंगाल के सामाजिक आर्थिक अवस्था पर स्थायी बंदोबस्त का जो दूरगामी प्रभाव पड़ा वो क्या था, यानी बंगाल पर परमानेंट सेटलमेंट का क्या प्रभाव पड़ा। अगर हम बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझे तो यही है कि बंगाल पर परमानेंट सेटलमेंट का क्या प्रभाव पड़ा। बी नंबर क्वेश्चन पर आते हैं एनालाइज हाउ द कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर अफेक्टेड इंडिजिनस इकोनॉमी एंड पेजेंट्री ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल इन इंडिया। किस तरह से कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर मतलब कृषि का वाणिज्यीकरण ने किस तरह से जो हमारी देसी आर्थिक व्यवस्था थी, इंडिजिनस इकोनॉमी जो हमारा था, और पीजेंट्री यानी सामाजिक कृषक समूह जो था, उसे किस तरह से प्रभावित किया, किस तरह से उन पर अफेक्ट किया। सी नंबर क्वेश्चन वुड यू आर्ग्यू दैट द अलीगढ़ मूवमेंट ऑफ सैयद अहमद खान showed the seeds of Muslim separation although it was a reformist movement. Discuss. क्या आप इस बात से सहमत है या आप आर्ग्यू करते हैं कि जो सैयद अहमद के द्वारा, सर सैयद अहमद खान के द्वारा अलीगढ़ मूवमेंट चलाया गया था, चूँकि वो एक सुधारवादी आंदोलन था, फिर भी कहीं ना कहीं इस आंदोलन ने जो मुस्लिम के अंदर या फिर मुस्लिम सेपरेशन, अलगाववाद, मुस्लिमों में अलगाववाद के बीज को बो दिया, इसको लिखना है। तो यहाँ तक